रेलवे स्टेशन पर गरीब सहेली का गोबर का ससुराल। हे भगवान, मुझ गरीब पर दया कर। अगर 2-4 मुसाफिरों का सामान भी ढोने को मिल जाएगा तो राशन पानी तो ले ही आऊंगा। इस दुनिया में एक गरीब के लिए 2 वक्त की रोटी कमाना कितना मुश्किल है, ये तो एक गरीब ही जानता है। गरीब चंदर की जिंदगी भी रामपुर के रेलवे स्टेशन के इर्द गिर्द ही नाचती थी। वो कुली का काम करके जैसे तैसे अपने घर का खर्चा चलाता था। काफी देर के इंतजार के बाद रेलवे स्टेशन पर अनाउंसमेंट होता है, यात्रीगण कृपया ध्यान दें, हैदराबाद से आने वाली ट्रेन बाराबांकी के रास्ते होते हुए रामपुर रेलवे स्टेशन पर कुछ ही देर में आने वाली है। मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज। हैदराबाद टू बाराबांकी ट्रेन नंबर 5612 is arriving shortly on platform number 1। चंदर अपनी कमर कसकर तैयार हो जाता है और ट्रेन पटरी पर आकर रुक जाती है। तभी वीआईपी एसी बोगी से परी नाम की एक अमीर लड़की सूटकेस लेकर स्टेशन पर उतरती है और कुली को आवाज लगाती है, कुली, कुली। चलिए मेम साहब, मैं आपको स्टेशन के बाहर तक छोड़ देता हूँ। जी शुक्रिया भाई साहब। चंदर कंधे पर सामान उठाए स्टेशन के बाहर आता है, जहाँ कुछ चोर मवाली बैठे होते हैं। मेम साहब, यहाँ तो एक भी ऑटो या टैक्सी वाला नहीं है और ये सब लोग चोर उचक्के हैं, सामान छीन छान के भाग जाते हैं। मैडम जी, आप बुरा ना माने तो पटरी के उस पार मेरा घर है, आप वहाँ चल लीजिए, सवेरे होते ही आप चले जाइएगा। ठीक है भैया। थोड़ी दूर चलने के बाद परी को एक गोबर का घर दिखाई देता है, जिसके चारों तरफ गंदगी ही गंदगी होती है। बस यही मुझ गरीब का घर है मेम साहब। घर में घुसने के साथ ही संगीता चंदर से कहती है, अजी आप राशन ले आए। खाली पेट रहने के कारण माजी बाबूजी की तबीयत बिगड़ गई है। धीरे बोलो संगीता। अंदर आ जाइए मेम साहब। जैसे ही परी अंदर आती है तो गरीब संगीता को फटी पुरानी साड़ी में देखते ही उसकी आंखें भर आती है। वहीं संगीता खुद को उससे छुपाने के लिए जमीन में गड़ जाना चाहती थी। आखिर क्यों अनजान होते हुए भी उन दोनों को एक दूसरे से इतना फर्क पड़ रहा था। अबे ओ किताबी कीड़ा, किताबों में ही घुसी रहेगी क्या? लंच हो गया, मुझे भूख लगी है, चल खाना खाते हैं। जब तक तू खाना नहीं खाएगी ना, मैं ऐसे ही तेरा सर खाती रहूंगी। हाँ बाबा ठीक है, चल खाते हैं। दोनों अपना टिफिन खाते हैं, जिसमें संगीता के टिफिन में 2 रूखी सूखी रोटी होती है और अचार होती है। वहीं परी के टिफिन में मटर पनीर की सब्जी, पूरी और मिठाई भी होते हैं। संगीता, मुझे मेरा खाना नहीं खाना। रोज रोज मटर पनीर की सब्जी पूरी खाकर मैं पक चुकी हूँ। मुझे ना ये तेरे टिफिन का यम्मी अचार और रोटी खाना है, पर तू ये मत खा। संगीता यार, तू मुझे खाने देना। एक आम के अचार पर बनकर दिखा रही है। अच्छा चल, एक खेल खेलते हैं। अगर मैं जीती तो तू मुझे ये अचार रोटी खाने देगी। ठीक है। फिर परी और संगीता एक दूसरे के हाथ पर ताली मारते हुए खेल शुरू करती है। बदतमीज, चादर की कमीज, लोहे का पजामा, बंदर तेरा मामा, आम का अचार, आजा मेरे यार। देखा, मैं जीत गई। अब तेरा खाना मैं खाऊंगी। असल में परी अपने हिस्से का स्वादिष्ट खाना अपनी गरीब सहेली संगीता को खिलाने के लिए सब करती थी। ये कहानी है रामपुर गांव में रहने वाली 2 सहेली संगीता और परी की। परी एक अमीर खानदान की बेटी थी, वहीं संगीता एक मध्यम वर्गीय परिवार से थी, जहां उसे गरीबी के चलते अक्सर अपना मन मारना पड़ता था। और ऐसे ही परी ही संगीता को खुश रखती थी। इसी प्यार भरी दोस्ती के साथ दोनों सहेलियां बड़ी हो जाती हैं। मगर स्कूल की पढ़ाई खत्म होते ही संगीता की शादी पक्की हो जाती है। मगर इतनी जल्दी भी क्या है शादी की? संगीता, तूने मुझसे वादा किया था कि हम आगे भी एक साथ पढ़ेंगे और एक दिन सफल टीचर बनेंगे। जानती हूँ मेरी प्यारी सहेली, मगर शायद मेरी किस्मत में यहीं तक पढ़ना लिखा था। मगर हम दोनों के सपने को तू पूरा करेगी, वादा कर मुझसे। ये सुनकर परी का दिल भर आता है और वो भराई आंखों से कहती है, हाँ मैं वादा करती हूँ। तू तो अभी से रो रही है, जैसे कि मैं अभी तुझे छोड़कर ससुराल जा रही हूँ। इन आंसुओं को बचा कर रख मेरी जान, अभी तुझे मेरी विदाई पर भी तो भे भे करके रोना है। संगीता की मजाकिया बातों पर परी मुस्कुरा देती है। अब कुछ दिनों में संगीता की शादी चंदर से हो जाती है और वो गरीब गोपीनाथ के घर की बहू बन जाती है। वहीं परी संगीता के ससुराल वालों से मिले बिना उसकी विदाई से पहले ही आगे की पढ़ाई के लिए हैदराबाद चली जाती है। नीलो बेटी, जल्दी से आरती की थाली ले आ। बस अभी लाई माँ। फिर जमुना आरती उतार कर गृह प्रवेश कराती है। आओ बहू, तुम्हारे ससुराल में तुम्हारा स्वागत है। गृह प्रवेश के बाद संगीता अपने सास ससुर के पैर छूकर आशीर्वाद लेती है।
जीती रहो बहू, खूब खुश रहो। सदा सुहागन रहो बहू। संगीता गरीबी में भी अपने छोटे से घर संसार में ढल जाती है। वहीं गोपीनाथ और चंदर जैसे तैसे थोड़ी बहुत मजदूरी का काम करके घर चलाते थे। फिर एक रोज, अबे ओ गोपीनाथ, ससुरा कहाँ मर गया रे तू? आवाज सुनकर गोपीनाथ सहमा हुआ आकर मणिलाल के आगे हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है। मणिलाल जी, आप यहाँ? एक तो तूने मेरा कर्जा खा रखा है गो, जब चुकाना तेरे बस की नहीं थी तो बेटे की शादी में कर्ज क्यों लिया? चल अब निकल जा सारे यहाँ से, तुम्हारी झोपड़पट्टी तुम्हारी हो गई। ऐसा मत कीजिए मणिलाल जी, मैं अपने बहू बेटी को लेकर कहाँ जाऊंगा? कहीं भी जाके मर, हमको कोई मतलब नहीं है गो, समझा? एक ही झटके में संगीता और उसके गरीब ससुराल वालों के सर से छत छिन जाती है। ऐसे में वो कई दिनों तक इधर से उधर दर दर की ठोकरें खाते हैं और फिर रेलवे स्टेशन पर आ जाते हैं। भाभी, आप हम सभी को यहाँ इस रेलवे स्टेशन पर क्यों लाई है? नीलू, इस वक्त हमारे पास रहने को कोई और जगह नहीं। पुलिस वालों ने फुटपाथ से भगा दिया और स्टेशन मास्टर भी हमें रेलवे स्टेशन पर नहीं रहने देगा, इसलिए हम इस पटरी पर अपना घर बनाएंगे। मगर बहू, इस पटरी पर कितनी गंदगी है, और फिर हमारे पास तो इतने पैसे भी नहीं है कि एक ईंट भी खरीद सके, तो घर कैसे बनेगा? अचानक से संगीता का ध्यान रेलवे लाइन के किनारों पर चल रही सारी गाय, भैंसों और गोबर पर जाती है। माँ जी, तो क्या हुआ जो हम गरीब हैं, मगर हम इस गोबर से तो अपना घर बना ही सकते हैं। लगता है ये मवेशी रोज सुबह अपनी गाय भैंस को चराने के लिए लेकर आते हैं, तो आज से हम गोबर इकट्ठा करेंगे और हर रोज जितनी भी गोबर इकट्ठी होंगी हम उससे घर की दीवारें खड़ी करते जाएंगे। फिर संगीता के साथ साथ उसके गरीब ससुराल वाले हर रोज रेलवे लाइन पर से गोबर इकट्ठा करते हैं और फिर उनमें फूस और मिट्टी का गाढ़ा घोल बनाकर घर बनाना शुरू कर देते हैं। वहीं चंदर रेलवे स्टेशन पर कुली का काम करके सामान ढोता है। आखिरकार कड़ी मेहनत से गरीब परिवार के सर पर से खोई हुई छत फिर से लौट आती है। मगर उनके सामने एक समस्या खड़ी थी कि जिस दिन चंदर को रेलवे स्टेशन पर कुली का काम नहीं मिलता है, उस दिन उन्हें भूखा ही सोना पड़ता है। ऐसे में पटरी पर फेंकी गई गंदगी की बदबू से उन्हें सोने में भी काफी दिक्कत होती है। इसी गरीबी में संगीता की जिंदगी बीत रही थी और उस दिन जब 3 साल के बाद परी अपनी पढ़ाई खत्म करके वापस लौटती है तो किस्मत उसे उसकी गरीब सहेली के पास खींच लाती है। संगीता, मेरी सहेली, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं तुझे ऐसी हालत में देखूंगी, लेकिन अब बस, बहुत दुख झेल लिया तूने, अब और नहीं संगीता। आज से मेरे सारे सुख तेरे और तेरे सारे दुख मेरे हुए। माँ जी, बाबूजी, जीजा जी, आप सभी अभी चलिए मेरे साथ। मैं अपनी सहेली को और उसके ससुराल वालों को ऐसी हालत में इस गोबर के घर में नहीं देख सकती। लेकिन बेटी, तुम तो हमारी बहू की सहेली हो, हम तुमसे आसरा कैसे ले सकते हैं? ठीक है बाबूजी, तो फिर मान लीजिए मैं आपकी बहू की सहेली नहीं बल्कि उसकी बहन हूँ, या फिर मुझे अपनी बेटी मान लीजिए। अब चलिए। इसके बाद परी अपनी गरीब सहेली और उसके ससुराल वालों को रेलवे स्टेशन की पटरी और उस गोबर के घर से निकाल कर ले आती है और उनके रहने के लिए एक अच्छा सा घर खरीदती है। परी, तूने जो मेरे और मेरे ससुराल वालों के लिए किया है, मैं तेरा ये एहसान जिंदगी भर तक नहीं उतार पाऊंगी। संगीता, तू चाहे तो इस एहसान को उतार सकती है, बस हम दोनों सहेलियों ने साथ मिलकर जो सपने देखे थे उसे पूरा करके। फिर संगीता अपनी आगे की पढ़ाई शुरू करती है और फिर दोनों सहेलियां एक ही स्कूल में अध्यापिका बन जाती हैं, जिससे संगीता के ससुराल के हालात पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं। शादी ब्याह के घर में 36 काम बढ़ जाते हैं, सांस लेने तक की फुर्सत नहीं होती। जाकर देखती हूँ बहुएं तैयार हुई कि नहीं। जैसे ही अंजना झोंपड़ी में आती है तो उसकी चारों बहुएं उदास बैठी होती हैं। पायल बहू, चांदनी बहू, जानवी बहू, अर्पिता बहू, क्या बात है, तुम चारों तैयार नहीं हुई? थोड़ी देर में तुम्हारे देवर की बारात निकलने वाली है और इस खुशी के मौके पर तुम चारों मुंह फुलाए बैठी हो। तो हम क्या करें माँ जी, झूठ मूठ में खुश होने का नाटक करें? कहीं से भी हमारा घर शादी का घर नहीं लग रहा, ना कोई सजावट है, ना ढोल बाजे बज रहे हैं। और तो और आज हम चारों भाभियों के इकलौते देवर की शादी है और हमारे पास एक अच्छी साड़ी भी नहीं कि हम पहन सके। चांदनी बिल्कुल सही कह रही है माँ जी, घर की बात अलग है, जैसे भी हम ये फटी पुरानी साड़ी पहनकर दाल रोटी खाकर गुजारा कर लेती हैं, मगर कम से कम हमारे देवर जी की शादी पर तो आप हम चारों बहुओं को एक नई साड़ी दिला सकती।
अरे क्या इज्जत रह जाएगी हमारी जब हम चारों जेठानियां अपनी होने वाली देवरानी के सामने ये फटी पुरानी साड़ी पहनकर शादी में जाएंगे। हमें अपनी खिल्ली उड़वाने का कोई शौक नहीं है, इसीलिए हम शादी में नहीं जाएंगे। जानवी और चांदनी की बातें सुनकर अंजना की बड़ी बहू अर्पिता उनसे कहती है, ये तुम दोनों कैसी बातें कर रही हो? आज ललित देवर जी के लिए कितना बड़ा दिन है, उनकी शादी है और इतने सालों के बाद तो हम गरीबों के घर में थोड़ी सी खुशी आने जा रही है। माँ जी, अब देवर जी के सर पर सेहरा सजाइए, हम चारों बहू के पास जो है हम वही पहन लेंगे। झुक झुक जीती रहो अर्पिता बहू, जल्दी से तैयार हो जाओ। गरीब अंजना अपनी चारों बहू और बेटों के साथ अपने सबसे छोटे बेटे की बारात लेकर सिमर के घर आती है, जहां दोनों की शादी हो जाती है और सिमर अपनी ससुराल आ जाती है, जहां उसकी जेठानियां दरवाजे पर खड़ी अपनी गरीब देवरानी को देखकर ताने मारने लगती हैं। हाय रे हमारी फूटी किस्मत, हमारी ये देवरानी तो हमसे भी ज्यादा गई गुजरी गरीब है। देखा था कैसे घर के बाहर ही सस्ता सा टेंट गिराकर जैसे तैसे शादी कर दी इसके माँ बाप ने। वही तो, मैंने तो सोचा था कि हमारी देवरानी के घर में हम चारों जेठानियों के लिए शगुन में गहने और एक आधी साड़ियाँ तो आएंगी ही, मगर देखो हमारी देवरानी अपने साथ दहेज में लाई क्या ये खटारा सिलाई मशीन। अपनी घमंडी जेठानियों की ऐसी बेइज्जती भरी बातें बेचारी गरीब देवरानी के दिल पर लगती हैं। तभी अर्पिता बात बदलते हुए कहती है, अरे वाह देवरानी जी, आपका ये शादी का जोड़ा तो बहुत ही सुंदर है, बड़ा महंगा लहंगा लगता है। जेठानी जी, ये लहंगा मैंने खुद से सिला है, मुझे सिलाई आती है। ये तो बहुत ही अच्छी बात है छोटी बहू, वैसे भी बहू बेटियों के हाथों में सिलाई कढ़ाई का हुनर तो होना ही चाहिए। अर्पिता सिमर का ससुराल में स्वागत करती है। वहीं सिमर एक अच्छी बहू बनकर सबका ख्याल रखती है, मगर बड़ा परिवार होने के चलते घर का खर्चा बहुत ही मुश्किल से चल पाता है, जिसे देखकर सिमर अपनी सास से कहती है, माँ जी, मैं सोच रही हूँ दर्जी का काम शुरू कर लूँ, जो ही 4 पैसे आएंगे तो घर चलाने में आसानी होगी। ठीक है बहू, जैसा तुझे ठीक लगे। अब सिमर घर बैठी सिलाई करने लगती है और ग्राहक जोड़ने के लिए वो सस्ते में कपड़े सिलती है। इसी बीच उसकी चारों जेठानियों की शादी की सालगिरह आने को होती है, जिसके लिए वो अपने पतियों से लड़ने झगड़ने लगती हैं। देखो जी, इस बार मैं तुम्हारी एक भी नहीं सुनने वाली, तुम मुझे 1 दर्जन नई साड़ियाँ दिलाओगे। अरे मेरी माँ, यहाँ मेरे पास एक साड़ी खरीदने के पैसे नहीं हैं। मैं तुम्हें 1 दर्जन साड़ियाँ कहाँ से खरीदूंगा? क्यों जान खा रही हो मेरी? मैंने कहा ना मुझे साड़ी चाहिए, तो बस मुझे गुस्सा मत दिलाओ, वरना मैं तुम्हारे गुर्दे छील दूंगी। ये सुनकर बेचारा चंदन चुप हो जाता है। अरे क्या बात है पायल, क्यों मेरे आगे पीछे घूम रही हो? तुम मुझे बता दो, साड़ी दिलाओगे या नहीं? एक साड़ी के पीछे इस पागल औरत ने तो मेरा खून पी रखा है। क्या कहा तुमने? देखो पवन, अगर इस बार तुमने मुझे ही सालगिरह पर नई साड़ी नहीं दिलाई तो मैं फिर मायके चली जाऊंगी और तुम देखते रह जाओगे, फिर नाक रगड़ोगे तो भी नहीं आऊंगी। बात तो बिगड़ती ही जा रही है, क्या करूं? एक काम करती हूँ, जो कतरन बचे हैं उनसे साड़ी बनाकर देखती हूँ। अपनी जेठानियों के लिए सिमर रात भर जागकर कतरन जोड़कर लालटेन की धीमी रोशनी में आंखें गड़ाए साड़ियाँ बनाती है, मगर वो अच्छी न होने के कारण उन्हें नहीं देती और फिर जोड़े हुए 400-500 रुपए लेकर बाजार आती है। ये साड़ियाँ जेठानी जी पर अच्छी लगेंगी। सुनिए भाई साहब, जरा ये चारों साड़ियाँ दिखाइए। ये लो, एक साड़ी 2000 की है। 2000 की एक साड़ी? मगर मेरे पास तो बस यही 500 रुपए हैं और मुझे अपनी चारों जेठानियों के लिए साड़ियाँ खरीदनी थी। ये सुनकर घमंडी दुकानदार साड़ियाँ छीन लेता है। अरे ला दे ये साड़ियाँ, इसे खरीदने की तेरी हैसियत नहीं। बड़ी आई 500 के 400 साड़ी खरीदने, चल भाग यहाँ से। अरे भाई साहब, आप मुझे ऐसे धक्का क्यों दे रही हो? मैं तो जा ही रही हूँ। दुकान से बेइज्जती के साथ भगाए जाने के चलते सिमर की आंखों में आंसू भर आते हैं। तभी वो सड़क के बीच चलते एक बुढ़िया को देखती है और दौड़कर उसे बचाती है, जिसमें पत्थर से ठेस लगने के कारण उसके पैरों में बहुत चोट आती है। माँ, मेरा पैर। अम्मा आप ठीक तो है ना? हाँ बेटा, मैं ठीक हूँ, यहाँ बैठो। फिर दोनों एक दूसरे से बातें करते हैं और सिमर अपनी उदासी के बारे में बुढ़िया को बताती है। तभी बुढ़िया उसे अपनी मैली कुचली गठरी से एक फटी चिटी साड़ी देती है। ये लो बेटा, इस साड़ी को अपने आंगन में जाकर गाड़ देना। मगर इससे क्या होगा अम्मा? खुद ही देख लेना। घर जाकर सिमर बुढ़िया के दिए साड़ी को आंगन में गाड़ देती है।
तभी रात का अंधेरा छाते ही जमीन के अंदर से एक सोने का अंकुर फूटता है और एक बड़ा सा पेड़ आंगन में उग जाता है, जिस पर बहुत सारी सोने की सुंदर सुंदर साड़ियां होती हैं और उनकी चमक से सिमर और उसकी चारों जेठानी उठकर बाहर आती हैं। सोने की साड़ियां, चांदनी, जानवी, क्या तुम भी वही देख रही हो जो मैं देख रही हूँ? हाँ पायल, इतनी सारी सोने की साड़ियां, कहीं ये सपना तो नहीं? नहीं जेठानी जी, असल में मैं बाजार गई थी आप चारों के लिए साड़ियां खरीदने। वहां मुझे एक बूढ़ी अम्मा मिली थी। फिर सिमर अपनी चारों जेठानियों को पूरी बात बताती है। ये देखिए जेठानी जी, मैंने आप चारों के लिए कतरन जोड़कर साड़ियां बनाई थी, मगर हिम्मत नहीं हुई कि आपको दे सकूं। अपनी गरीब दर्जी देवरानी के दिल में अपने लिए इतना प्यार भरा देखकर उन चारों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी अर्पिता कहती है, देवरानी जी, तुमने इतने प्यार से हमारे लिए साड़ियां बनाई है, हम यही पहनेंगी। तभी अचानक से जादुई पेड़ जिस पर सोने की साड़ियां भरी होती हैं, उसकी सुनहरी चमक जैसे ही उन चारों साड़ियों पर पड़ती है, वो भी सोने की बन जाती है, जिसे देखकर सिमर की चारों जेठानियां बहुत खुश होती हैं। देखा, मैंने कहा था ना, ये साड़ी भी सोने की हो जाएगी। हो गई ना? अगली सुबह सिमर दोबारा से जादुई सोने की साड़ी के पेड़ के पास आकर कहती है, ए मेरे जादुई सोने की साड़ियों के पेड़, मुझे तुमसे कुछ सोने की साड़ियां चाहिए, ताकि मैं अपनी चारों जेठानियों के आज के खास दिन को खुशियों में भर सकूं। गरीब दर्जी देवरानी के इतना कहते ही वो जादुई पेड़ चमक उठता है और उस पर खूब सारी सोने की साड़ियां आ जाती हैं, जिसे ले जाकर सिमर महंगे बड़े सोने की साड़ियों के शोरूम में बेच आती है और अपनी जेठानियों के लिए बहुत सारा खाना और बहुत बड़ा सा केक लेकर आती है और खुद से उन्हें तैयार भी करती है। अर्पिता भाभी, चांदनी भाभी, पायल भाभी, जानवी भाभी, आप चारों इस सोने की साड़ियों में बहुत ही सुंदर लग रही हैं, एकदम परी जितनी सुंदर। भगवान करे आपकी खुशी हमेशा ऐसे ही बनी रहे। देवरानी जी, हम चारों की ये खुशियाँ तुमसे ही तो हैं, वरना हमने तो मन में सोच लिया था कि सारी जिंदगी अपनी ख्वाहिश को मारकर गरीबी में ही बितानी है। मगर फिर हमारी इस प्यारी देवरानी ने अपनी जेठानियों के दामन को खुशियों से भर दिया। छोटी बहू, अभी तक तेरी चारों जेठानी तैयार नहीं हुई। मेरी चारों जेठानी जी तैयार हो गई हैं माँ जी, चलिए चलते हैं। इसके बाद चारों सोने की साड़ियां पहनकर बाहर आती हैं और अपने पतियों के साथ केक काटकर अपनी गरीब सास और देवर देवरानी के साथ खुशी से मनाती हैं। वहीं गरीब दर्जी देवरानी उन सोने की साड़ी से गरीब लाचार लोगों की भी मदद करती है, क्योंकि एक दूसरे की खुशियों में खुश होना और दूसरों की मदद करना ही तो इंसानियत है।